नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका नवीन विश्वकर्मा। दोस्तों, आज से हम एक नया और ख़ास कार्यक्रम बुंदेलखंड वासियों के लिए शुरू कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को हमारे विशेष चैनल बीके बिजनेस पर देखा जा सकेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दें कि आज पूरा विश्व अर्थव्यवस्था पर चल रहा है और अर्थव्यवस्था सिर्फ देश की नहीं होती, हर एक व्यक्ति के पास होती है। यानी कि अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि आप की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है पैसा। पैसा आपके पास कहाँ से आता है, कितना जाता है। कभी आप बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान होते हैं, तो कभी घर बनाने के लिए, कभी आपको वाहन खरीदना है। और ऐसे में हम देखते हैं कि हमारी कमाई क्या है। मान लिया कि अगर आप नौकरी करते हैं या आप किसान हैं, आपके पास एक सीमित आय होती है कि एक माह में या एक वर्ष में हम इतना कमाते हैं। और जब हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी बहुत ज़रूरतें बढ़ जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब हमारे बच्चे होते हैं, परिवार बड़ा होता है, तो हमें बड़ा घर चाहिए होता है। बच्चा पढ़ जाता है, उसे जॉब के लिए दूर जाना पड़ता है, तो उसके लिए व्हीकल चाहिए होती है, मोटरसाइकिल चाहिए होती है, कार चाहिए होती है। इस तरह की सारी सुविधाओं के लिए हम एक मुश्त पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो इस अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फाइनेंस, यानी कि लोन कैसे मिलता है, ये आज हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य विषय है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट नीरज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि लगभग 15 वर्षों से देश की राजधानी में काम करते रहे हैं और अब हमारे बुंदेलखंड में हैं। लोगों को आसानी से लोन उपलब्ध कराते हैं। जो इस क्षेत्र से जुड़ी कई विशेष बातों को भी जानते हैं, उस पर इनकी नज़र रहती है। ये बैंकिंग से जुड़े हर समस्याओं का सलूशन इनके पास रहता है। तो नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले नीरज जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि लोन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि वैसे तो लोन बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर इनको साधारण भाषा में हम कैटेगराइज करें तो लोन केवल 2 तरीके के होते हैं। पहला सिक्योर्ड लोन, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन जी। सो इन्हीं दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है सिक्योर्ड लोन का मतलब ये हो गया, जब भी हम किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से किसी तरीके का लोन लेते हैं जिसके बदले में हम कोई ना कोई चीज़ मॉर्गेज करते हैं। जैसे कि हाउस लोन जब हम लेते हैं तो हाउस लोन में हम अपने घर को गिरवी रखते हैं। दूसरा, अगर हमने सपोज कीजिए 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर किसी भी तरीके का कोई व्हीकल लिया, तो व्हीकल की आरसी जो होती है ओरिजिनल वहाँ जमा होती है, यानी कि वो हम मॉर्गेज करते हैं। इसी तरीके से गोल्ड लोन हो गया, ये इसी तरीके से, यानी कि बैंक के पास गारंटी है कि अगर आप लोन जमा नहीं कर पाते हैं तो उस चीज़ को बैंक जब्त कर लेते हैं, बिल्कुल, उससे वो अपना पैसा वसूल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार के लोन को जो है हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। ये भी इन कुछ तरीके से मैंने आपको बताया ये लोन होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें अनसिक्योर्ड लोन की, अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या हो गया? ऐसा लोन जिसमें हम या कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो किसी तरीके का कोई भी अपनी संपत्ति को बैंक को गिरवी नहीं रखता है, यानी कि मॉर्गेज नहीं करता है। तो इस लोन को अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में कई तरीके के लोन आ जाते हैं, लेकिन मेन जो लोन है वो है पर्सनल लोन। दूसरा लोन है बिजनेस लोन। सो पर्सनल लोन हो गया ऐसे व्यक्ति जो किसी कंपनी या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, उनको हर महीने एक सैलरी मिलती है। ऐसे व्यक्ति पर्सनल लोन ले सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो अपना बिजनेस करते हैं, स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो, ऐसे व्यक्ति जो लोन लेते हैं उसको बिजनेस लोन बोलते हैं। अच्छा, तो ये लोन लोगों को मिलते कैसे हैं, क्या ज़रूरी होता है? जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, लेकिन बैंक क्या सिर्फ सैलरी देखने के बाद लोन दे देती है? बहुत अच्छा सवाल है नवीन जी। ये जो आपने सवाल किया कि किस किस को लोन मिल सकता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी में या फिर किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको एक पर्टिकुलर सैलरी मिल रही है, जो कि बैंक की नज़र में अगर देखा जाए तो 20,000 से ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए। सो मान लिया कि 20,000 रुपये से ऊपर की आपकी सैलरी तो है, लेकिन आपका सिविल स्कोर कम है, जो कि बैंक के क्राइटेरिया में नहीं आता। सो सिविल स्कोर की चूंकि बात कर ही ली है तो थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। सिविल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन लेने वाले और लोन देने वाले के बीच में एक माध्यम है, ये बताने के लिए कि आपने लोन जो है समय पर उसकी किस्त भरी है या नहीं भरी है।
सो इसकी ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें मैं पूरी डिटेल में सिविल के बारे में ज़रूर बताऊंगा लोगों को, ताकि वो जागरूक हो सकें। बट ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपकी सैलरी आ रही है और आपको लोन मिल जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपकी जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है और वो बोलता है कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए, मेरी 20,000 रुपये सैलरी है, मेरी 25,000 रुपये सैलरी है, तो उस केस में बैंक वेरीफाई कैसे करेगा कि 20,000 या 25,000 रुपये आपकी सैलरी है। तो इसमें सबसे मेन जो पॉइंट है कि आपकी सैलरी 25,000 ज़रूर है, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में आती हो और उसकी एक सैलरी स्लिप या पे स्लिप आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको देती हो। ये मुख्य मुद्दे हैं। कई तरह के आपने लोन बताए कि जैसे लोन का जैसे कि सिक्योर लोन आपने बताया कि आप किसी वाहन के लिए, यानी कि आप 4 व्हीलर ले रहे हैं, 2 व्हीलर ले रहे हैं जी, और घर बनवाना चाहते हैं, या आपके पास कुछ इस तरह का आप मॉर्गेज करने के बाद आप लोन ले सकते हैं सिक्योर लोनों के। जी, आपने बताया कि अनसिक्योर्ड लोन है। इसमें व्यक्तिगत लोन की हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि अब हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है जी, या विदेश भेजना है किसी जानकारी लेने के लिए, अब मेरे पास मैं नहीं शो करना चाहता कि मैं किस लिए लोन ले रहा हूँ, तो ये व्यक्तिगत लोन हो जाता है। बिल्कुल सही। तो विस्तार से थोड़ा सा आज इस पहले एपिसोड में आप हमें पर्सनल लोन के बारे में बताइए। बिल्कुल। सो नवीन जी, हम बात करते हैं जैसा आपने कहा व्यक्तिगत लोन यानी पर्सनल लोन के बारे में। सो पर्सनल लोन वैसे तो लगभग सभी बैंक और एनबीएफसीज प्रोवाइड करती हैं। सो यहाँ पे एक डिफरेंस मैं ज़रूर बता दूं, बैंक और एनबीएफसी। हम लोगों ने बैंक, जितने भी बैंक हैं उनके बारे में तो लगभग हमें पता ही रहता है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एसबीआई बैंक। इसके अलावा कई ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको ऑथराइजेशन मिला होता है, उनको एनबीएफसी बोलते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बजाज फाइनेंस का। आप कभी भी मोबाइल अगर लेने जाते हैं और उसको फाइनेंस कराते हैं तो बजाज एक बेहतरीन ऑप्शन है, उससे आप फाइनेंस कराते हैं, अपने घर का कोई भी सामान आप फाइनेंस कराते हैं। इसी तरीके से फुलटोन भी है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मार्केट में काम कर रही हैं। सो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोन देती हैं। पहला तो बैंक है जो कि जिसके बारे में हमें सबको पता है, और दूसरा है बहुत सारी ऐसी एनबीएफसीज मार्केट में भी आ गई हैं जिनके बारे में हो सकता है आपने, और कई ऐसी हैं शायद हो सकता है मैंने भी एक दो का नाम ना सुना हो। तो वो सारे पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। अब पर्सनल लोन की स्टेप बाय स्टेप हम बात करें, ये पर्सनल लोन उसी तरीके से हो गया जैसे सपोज करिए कि आप मेरे पास आए, मैं आपको जानता हूँ और मैंने आपको लोन दिया। उसको लोन ना कहकर मैं बोलूँगा कि नवीन जी नीरज को जानते हैं पर्सनली और सपोज 10,000 रुपये लेने आए, तो नीरज सबसे पहले क्या देखेगा? नीरज आपको 10,000 रुपये देने से पहले ये देखेगा कि यार क्या नवीन 10,000 रुपये जो मुझसे मांग रहा है, क्या ये मुझे कभी वापस दे पाएगा? जी, ठीक है। अच्छा, उसके लिए मेरे को ये पता होना चाहिए नवीन की सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ है या नहीं है। सो इसी तरीके से बैंक भी देखती है कि भाई बैंक में अगर कोई व्यक्ति पर्सनल लोन अप्लाई कर रहा है तो उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग है या नहीं है, उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए बैंक कहती है कि मुझे जो ज़रूरी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए, उसमें सबसे मेन होता है लगभग 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। उस 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट में वो ये देखते हैं कि हर 1 तारीख को या 10 तारीख को या 15 तारीख को इस व्यक्ति की सैलरी इसके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है या नहीं हो रही है। जी, ये पहला इंपॉर्टेंट दस्तावेज हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया जो बैंक को चाहिए होता है। अच्छा, दूसरा ये ज़रूर चेक करते हैं बैंक वाले या एनबीएफसी के आपको जो सैलरी मिल रही है उसका जो ब्रेकअप है वो क्या है, बेसिक सैलरी कितनी है, डीए कितना है, उसमें इंसेंटिव कितना है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंसेंटिव एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा चेंज होती रहती है। सो अगर किसी बैंक को पर्सनल लोन देने के लिए 25,000 रुपये का क्राइटेरिया है तो उस 25,000 में से अगर 10,000 रुपये इंसेंटिव है तो वो काउंट नहीं करते हैं। सो 15,000 ही काउंट किया जाता है। तो जो अगर हम बात करें तो ये जो 25,000 या 20,000 जो भी सैलरी बैंक को या एनबीएफसी को चाहिए, उसमें फिक्स सैलरी काउंट की जाती है। जो भी वेरिएबल पार्ट है वो नहीं काउंट किए जाते हैं। इसी को चेक करने के लिए बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ बैंक को चाहिए होता है पे स्लिप, सैलरी स्लिप, जिसमें मेंशन रहता है कि आपकी बेसिक सैलरी इतनी है जो कि हमेशा सेम रहनी है, एचआरए इतना है, या फिर जो भी मैनेजमेंट अलाउंस जो है वो इतना है, वो पूरा डिटेल जो है उसमें पे स्लिप में रहता है। तो 3 महीने की लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप
और केवाईसी के रूप में पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो, ये डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली चाहिए होते हैं अगर आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी में पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहें। इसके साथ साथ जो जैसा कि मैंने बताया सिविल, तो सिविल की डिटेल तो मैं अगले एपिसोड में जब हम सिविल की चर्चा करेंगे उसमें देंगे, लेकिन सिविल स्कोर मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं कि लगभग 750 या उससे ऊपर सिविल स्कोर जो है अच्छा स्कोर माना जाता है। 750 या प्लस स्कोर अगर आपका है तो बैंक बड़े आसानी से आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देती है। ये मेन क्राइटेरिया है। फिर दूसरा आपका जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद आपके ऑफिस और आपके घर पर एक फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती है। जब सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं उसके बाद बड़े आसानी से बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। नीरज जी, यहाँ पर एक सवाल और आता है ज़हन में जी कि ITR रिटर्न करना लोन के लिए कितना ज़रूरी होता है? देखिए, पर्सनल लोन तो केवल और केवल सैलरीड लोगों को मिलता है, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न किया तो मैं आपको बता दूं ITR एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बिजनेसमैन को अगर वो फाइनेंशियली चाहते हैं कि किसी आने वाले समय में उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और आने वाले समय में उनको लोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्हें हर साल समय पर ITR भरना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा दस्तावेज है जिसको देखकर आप या मैं या फिर बैंक या NBFC ये देखेगा कि आपकी इतनी पिछले 3 साल या पिछले 4 सालों की जो ITR है वो ये कह रही है कि आपकी कमाई जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। उसी के बेस पर जो बिजनेस लोन है वो डिसाइड होता है और बिजनेसमैन को वो लोन मिलता है। यानी कि जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ITR रिटर्न करना कोई बहुत ज़रूरी प्रक्रिया नहीं होती लोन लेने के लिए। लोन लेने के लिए नहीं होती है, लेकिन यही मैं बात करूं जिस भी व्यक्ति की, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मैं अगर बात करूं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फॉर्म 16 एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही फिल करती है। और ऐसे प्राइवेट एम्प्लॉय जिनकी 25,000 से ऊपर सैलरी होती है या 30,000 से ऊपर सैलरी होती है, उन व्यक्तियों का फॉर्म 16 उनकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी भरती है। सो एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए फॉर्म 16 सब्सटीट्यूट है ITR का। एट दी सेम टाइम उसको ITR भी फाइल करनी चाहिए, बट अगर उनके पास फॉर्म 16 है तो वो सफिशिएंट है। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और पूछ लेते हैं कि ITR क्या उन लोगों के लिए आवश्यक होता है जो 25 से 30 हज़ार रुपये यानी 3 लाख रुपए से साल की कम इनकम जिन उनकी रहती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें ना थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं टैक्सेबल इनकम में नहीं आता हूं, जैसे सपोज कीजिए आज के समय में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, ठीक है, तो आपको टैक्स तो देना नहीं है। आप अगर ये सोचें कि आप ITR भरने की जरूरत क्या है जब मुझे टैक्स नहीं देना है, सो ITR एक्चुअल में क्या है, आप अपने लिए भरें, क्योंकि उसकी मैंने आपको बताया फाइनेंशियली अगर आपको फ्यूचर में आवश्यकता पड़ने वाली है तो आप कभी भी ना लोन लेते टाइम या फिर बैंक में लोन अप्लाई करते टाइम बैंक को ये नहीं बोल सकते कि 3 साल पहले मेरी इतनी कमाई थी। उसके लिए आपको कोई एक कागजात देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। तो ITR इज़ वन ऑफ दी बिगेस्ट प्रूफ कि आपकी अर्निंग इतनी थी उस समय। सो उसके लिए ये ज़रूरी है। बाकी हाँ, अगर नहीं भरते हैं और आपको फाइनेंशियल नीड कभी नहीं आनी है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ITR भरें। मतलब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बता सकते हैं कि मेरी 3 लाख रुपए आय रही है, लेकिन मैंने कोई टैक्स नहीं भरना है मुझे, लेकिन जानकारी तो मिलेगी आयकर विभाग को, हाँ, कि इस व्यक्ति की पर्टिकुलर या नीरज शर्मा की जो 2019 से 20 के बीच में आय रही है वो रही है महीने की 25,000 रुपये के हिसाब से। ये जानकारी देनी ज़रूरी है। हाँ, आप नहीं चाहते तो कोई मतलब इनकम टैक्स आपको ये बोलेगा नहीं कि आप उसको फिल करें। जी नीरज जी, पर्सनल लोन के लिए एक बात और है कि आजकल जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये आपको बिना सैलरी डॉक्यूमेंट के आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं। छोटे लोन प्रोवाइड कराती हैं 20,000 का, 50,000 रुपये का, पर वो सैलरी नहीं लेते। वो सिर्फ आपसे मैनुअली आपसे पूछते हैं कि आपकी मासिक इनकम आपकी क्या है, और उन्हें आसानी से लोन दे देते हैं आपका सिविल स्कोर देखकर। बिल्कुल ठीक। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने उठाया और इसके बारे में मैं दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा थोड़ा डिटेल में, क्योंकि बड़ा अच्छा मुद्दा है, मैं आपको बताऊँ। सो जैसे मैंने बताया NBFCs, बैंक और NBFC का डिफरेंस बताया, तो ये जितनी भी कंपनीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं सारी NBFCs होती हैं जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस में आ जाती हैं, ठीक है। सो बैंक के अलावा जो भी व्यक्ति
फाइनेंस कर रहा है या लोन दे रहा है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस में आ जाता है जी। सो इस तरीके की कई सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जिन्होंने अपनी एक ऐप क्रिएट कर रखी है। वो ऐप में आपकी डिटेल्स मांगेंगे, आपका पैन कार्ड मांगेंगे या बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, जिसमें वो आपके बेसिक सिविल स्कोर के आधार पर आपको एक अमाउंट दे देंगे। अब वो अमाउंट बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने उसमें डिटेल्स फिल की और आपको इमीडिएटली 5 लाख रुपए मिल जाएगा, बट वो हो सकता है 2000 से शुरू करें। पहले मैंने आपको 2000 दें, आप टाइम पे दे दो तो उसको 10,000 लिमिट कर दें, उसको 20,000, 50,000, इस तरीके से वो लिमिट स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहते हैं। बट मैं आपको एक जानकारी दूं आपको और मेरे दर्शकों को भी बता दूं जी कि ये जो ऐप होती हैं, जितने भी छोटे लोन से शुरुआत आप करेंगे, इनमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2% पर मंथ के हिसाब से मिनिमम रहता है। मतलब 25% से लेके 40-45% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपसे चार्ज करेंगे और आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि आप समझिए, जिस जगह में पर्सनल लोन, चूंकि मेरा पर्सनल लोन की डिटेल में मैं आपको जब आगे बढ़ता तो आपको बताता ही, लेकिन चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं बता दूं, पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो रहता है अप्रॉक्सीमेटली 10.5% से लेकर 17, 18, 19, 20% तक जाता है जी। सो वो सारा डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर, आपकी अर्निंग पर, आपकी डेजिग्नेशन पे, क्या आप रेंट पे रहते हैं। वो कई सारे क्राइटेरिया हैं जो बैंक डिसाइड, जिसके बेस पर बैंक डिसाइड करता है कि आपको अमाउंट कितना मिलना है और आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है। सो मिनिमम मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेटली पर्सनल लोन का 10.5% से शुरू होता है और वो 15, 16, 17, 18% तक भी जा सकता है। लेकिन जहां ये कंपनीज हैं, ये मिनिमम शुरुआत आपकी 26% से करेंगी, 28% से करेंगी और 35% तक भी बड़े आसानी से आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगी। और कई ऐसी कंपनीज हैं, मैं आपको बताऊं, जो महीने का 10% तक आपसे चार्ज करते हैं। यानी कि आप 10,000 रुपये का लोन ले रहे हो, महीने का उनको 1,000 रुपये आप केवल और केवल इंटरेस्ट पे दे रहे हो। यानी ये तो प्रति माह 10%। जबकि आप सोचें कि 10.5% पूरे साल का आपको ब्याज देना पड़ रहा है। जहां मैं बैंक और नॉर्मल NBFCs की बात करता हूं, और वहीं पर 10-10.5% ये लोग मासिक ले रहे हैं। तो कितना अत्याचार है, ये लोगों को नहीं जानकारी है। इस ट्रैप में जैसे ही फंस जाते हैं लोग, बड़ी परेशानी आती है उनको जी। सो मेरा सुझाव मेरे दर्शकों को ये है कि अगर आपको लोन लेना है तो केवल और केवल ऐसी बैंक या NBFC से लें जिनके बारे में जानकारी हो आपको, और जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा ना हो जो आपको लगे कि 35%, 40% जा रहा है। सो उससे बचने के लिए आप पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल सलाहकार से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जिनको भी मैं अभी मदद कर रहा हूँ, या जिनका भी मैंने झांसी में या झांसी से नियर बाय लोकेशंस में अभी मैं मदद कर पाया हूँ, उनको अप्रॉक्सीमेटली 10.5, 11 और 12 के बीच में मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिलाए हैं। और वो तभी संभव है जब आप एक सही व्यक्ति को अप्रोच करें। क्योंकि मैं बड़ा सरप्राइज था जब एक व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं मेरे पास आए और मुझसे कहते हैं, सर मुझे लोन की आवश्यकता है। और मेरे टीम के मेंबर ने मुझे जब डॉक्यूमेंट्स दिखाए और मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा हाँ ठीक है, ये तो एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर मुझसे सबसे लास्ट में जब सारे डॉक्यूमेंटेशन की हमारी बात हो गई, प्रोसेस की बात हो गई, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि सर ये बताइए, चलिए तो सारे चार्जेस और प्रोसेस आपने बता दिया, आपका क्या खर्चा है। मैंने कहा मेरा खर्चा, मैं समझा नहीं जी। चूँकि मैं तो एक ऑथराइज ऐसी कंपनी में वर्किंग हूँ, एक ऐसी कंपनी का रीजनल हेड हूँ जो कि ऑथराइज वेंडर है सारे बैंक्स की अक्रॉस इंडिया, और इंडिया की सबसे बड़ी लोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। मैं वहाँ रीजनल हेड के पद पर तैनात हूँ। तो हमें तो ये जो पैसा मिलता है या फिर जो हमारी अर्निंग है वो तो बैंक से होती है। तो ये नया क्वेश्चन मेरे को जब समझ में आया तो वो कहते हैं कि सर मतलब मार्केट में 5-7%, 8% लगता है, आपका क्या है चार्ज। मैंने कहा सर मतलब मैं आपसे चार्ज क्यों लूँगा, आप तो मेरे कस्टमर हुए और हम तो चार्ज बैंक से, हमें तो बैंक देता है पैसा जी। सो वो कहने लग गए नहीं सर, मैंने 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने कहा हम आपका इस बैंक से करा देंगे, लेकिन आपका 25,000 रुपये का खर्चा आएगा, 30,000 रुपये का खर्चा आया। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि मुझे लगता है कि ये केवल और केवल जागरूकता की वजह से या फिर जानकारी के अभाव में लोगों को परेशानी आती है। वो मैं बता देता हूँ ऐसा होता क्यों है। सपोज कीजिए नवीन जी हैं और काम कर रहे हैं रेलवे में, और वो जाते हैं HDFC में, ठीक है जी। अब HDFC बैंक में जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, और HDFC का जो क्राइटेरिया है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि आपको लोन मिलेगा।
जी। ठीक है, तो जैसे एचडीएफसी ने आपको मना किया कि आपको मैं लोन नहीं दे सकता, सॉरी सर आप एलिजिबल नहीं है, तो आपको क्या लगा कि आपको ये लगा कि आप मेरे को लोन नहीं मिल सकता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं नवीन जी कि हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी का एक अलग क्राइटेरिया होता है जी। हो सकता है एचडीएफसी बैंक मुझे लोन ना दे, लेकिन वहीं मैं अगर बजाज फाइनेंस में जाऊं तो मुझे लोन आसानी से मिल जाए। हो सकता है आप बजाज फाइनेंस में कहीं एक लोन अप्लाई करें लेकिन उनके क्राइटेरिया में आप नहीं आते, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जाएं वो आपको लोन प्रोवाइड कर दे। तो ये जो अभाव है, जानकारी का अभाव है, ये इसी वजह से ये परेशानी आती है। और दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है, लोग ये नहीं चाहते कि हमें किसी भी तरह से बैंक के चक्कर लगाने पड़े, बार बार जाना पड़े, आसान हो जाए। हाँ, वो आसान हो जाए, किसी के थ्रू अगर करते हैं तो उनके चक्कर बच जाते हैं। तो आज के समय में तो नवीन जी क्या है कि ये सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। बहुत सारे बैंक और बहुत सारे एनबीएफसीज, मैं धीरे धीरे अपने प्रोग्राम में कई जगह स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कहाँ 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर आप 12 से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन में कहा जाता है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे विदिन 2 to 3 days अपने अकाउंट में पैसा मंगवा लेंगे, जिसमें आपको पर्सनली फिजिकली डॉक्यूमेंट्स कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये केवल और केवल जानकारी का अभाव है, जो मैंने आपको आपसे डिस्कस किया कि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली विद इन अ मंथ। बिल्कुल, और ये अक्सर देखा जाता है बुंदेलखंड में बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की भी यहाँ कमी रहती है। बिल्कुल कि वो प्रॉपर तरीके से जो ग्राहकों को सेवा नहीं देते। ऐसे में जो उनके एजेंट होते हैं जी, वो एक मोटा सा कमीशन लेकर, यानी 5% से लेकर 10% तक, यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो 50,000 रुपये और उससे अधिक तक आपको एक एजेंट को खर्च करने पड़ते हैं। और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आप तक अर्थ से जुड़ी हुई जानकारी आप पहुंचा सकें। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कई तरह के लोन से हम चर्चा करेंगे नीरज जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आप। थैंक यू सो मच।